नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। अपने विदाई भाषण में उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वो भावुक हो गए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की भी आंखें नम हो गई। क्या था आज का राज्यसभा का कार्यकाल, किस तरीके से क्या माहौल था, इस रिपोर्ट में देखिए। और आज की चर्चा भी इसी मुद्दे पर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं संसद में करीब 4 दशक बिता चुके गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गए। जब मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में पढ़ता हूं तो अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व महसूस करता हूं। साथ ही आजाद ने कहा कि दुनिया देख रही है कि मुसलमान देश कैसे आपस में लड़कर खत्म हुए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद ने पाकिस्तान से हमदर्दी जताने वालों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि हमदर्द तो पाकिस्तान के बहुत हैं। सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए। लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कभी लाएं। आजाद ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहा, यही दुआ करता हूं कि देश से उग्र खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में यह शायद उनका आखिरी भाषण है और ऐसे में वह कोई भी तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहां विकास के कई वायदे किए गए थे, लेकिन वहां विकास ठप है और बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ आजाद की विदाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। मोदी ने उनके दिनों को याद किया जब वे गुजरात में मुख्यमंत्री थे और कश्मीर में गुजराती पर्यटकों पर हमला हुआ था। उन्होंने कहा, जब कश्मीर में गुजराती पर्यटकों पर हमला हुआ था तो सबसे पहले आजाद ने ही मुझे इसकी सूचना दी थी और वे लगभग रो पड़े थे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद का 15 फरवरी को कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। साथ ही वे उच्च सदन में विपक्ष के नेता के पद से भी हटाए जाएंगे। इसी को देखते हुए राज्यसभा में विदाई भाषण समारोह का आयोजन किया गया और राज्यसभा में भावुक तस्वीरें देखने को मिली। स्पेशल डेस्क, आरएन न्यूज। चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुजाता पॉल, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रफुल्ल सहदेव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का आरएन न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले सुजाता जी आपके पास आनी चाहूंगी। राज्यसभा का आज का जो चर्चा हो रही थी राज्यसभा में बेहद भावुक थी, क्या कहेंगी आप? देखिए, आज हमारे इतने बड़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद जी, उनका सम्मान सभी कोई करते हैं और ये साफ हो गया आज। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और वो भावुक भी हो गए क्योंकि उनका जो एक मानवता वाला पक्ष है वो उन्हें दिखाई दिया। और ये आज के समय से नहीं है, ये दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से कोई इस बात को नहीं जानता था जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये देश ऐसे ही लोगों से बनता है और उनका मान सम्मान करा ही जाना चाहिए। ठीक है, प्रतुल जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? देखिए, हमारे प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि ऐसे मौकों पे कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना और एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना, यही हमारी राजनीतिक विरासत है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमारे संविधान का निर्माण किया था। बहुत इमोशनल सीन्स थे और बिल्कुल सुजाता जी ने सही कहा, ये दो मुख्यमंत्रियों के बीच का हुआ कन्वर्सेशन था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बताते तो शायद दुनिया जान भी नहीं पाते। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब के जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तारीफ की और भावुक हो गए, ये बेहद एक लम्हा था। और हमें लगता है यही हमारे जो डेमोक्रेसी है उसका स्ट्रेंथ है कि ऐसे मौके पर पक्ष और विपक्ष जो सीमाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और सब एक सुर में किसी अच्छे चीज का स्वागत करते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे कश्मीर में, गुलाम नबी आजाद साहब ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी प्रधानमंत्री जी की। तो जब नेशन फर्स्ट की बात होती है तो ऐसे ऐसे मौके सच में बहुत भावुक करने वाले होते हैं। जी
और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 370 हटने के बाद भी वहां पर विकास के जो बड़े बड़े दावे आप लोगों ने किए थे धराशायी हो चुके हैं वो दावे। देखिए, हमेशा तस्वीर के दो पहलू होते हैं। वो विपक्ष के नेता हैं, आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब हैं, इसलिए अगर नहीं, आप ये बताइए, एक तरफ जो आप लोगों ने तारीफ कर ही दी थी तो इनकी इस बात का भी जवाब दे देते ना, ये इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया? भावुक हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो वो भावुकपन जो होता है अंदर से वो निकल आता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कटाक्ष किया गया आप लोगों पर, सवाल उठाए गए कि 370 हटने के बाद जिस तरीके से आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, कंपनियां लाई जाएंगी वहां पर, जम्मू कश्मीर एक नए विकास के दौर में प्रवेश कर जाएगा, तो उस पर भी तो बोले हैं। तो आप ही बोल दीजिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री तो बोले नहीं वहां पर। पल्लवी जी, कुछ राजनीतिक मर्यादा भी होती है। कश्मीर में विकास हुआ या ना हुआ वहां की आवाम को तय करने दे, वहां की जनता को तय करने दे। आज गुलाम नबी आजाद साहब का संभवतः ये अंतिम भाषण था राज्यसभा में, इसलिए ये मौका नहीं था कि उनकी इस बात का जवाब दिया। तो वो कश्मीर की जनता तय करेगी, देश देखेगा कि वहाँ क्या डेवलपमेंट होता है, क्या नहीं होता है। जो एक असंभव सा चीज प्रतीत होता था कश्मीर से, जिन चीजों का हटना, वो हम लोगों ने करके दिखाया। बहरहाल आज राजनीतिक विषय नहीं था आज, इसलिए हम राजनीतिक को बातें नहीं करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब जैसे स्टेट नहीं, मुद्दा क्योंकि यही है किस तरीके से उन्होंने बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद भी, क्योंकि तस्वीरें बेहद बदल चुकी हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। सुजाता जी, आपके पास आना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि पहले के जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे तो 14 अगस्त और 15 अगस्त को जब हम लोग जाते थे तो वहां पर 2 दिन का मनाया जाता था कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, 2 दिन मनाया जाएगा, एक तो 14 अगस्त को और एक 15 अगस्त को। 14 अगस्त को बेहद भीड़ होती थी वहां पर, और उसके बाद 15 अगस्त को हम लोग मनाते थे जब जाकर के वहां पर, तो वहां पर स्कूल में इतनी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होते थे जितनी संख्या में 14 अगस्त को होते थे। और उसके बाद हम 1 हफ्ते और 10 दिन तक स्कूल भी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि पिटाई कर दी जाएगी। तो उसके दरमियान उन्होंने कहा उस टाइम की जो तस्वीरें थी और अब जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें तो बदली हैं जम्मू कश्मीर की। सुजाता जी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, देश जो है वो लोकतांत्रिक है, जो अभी मेरे भाई कह रहे थे। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो लोकतंत्र में लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, और जो लोग हमसे दूर रहे हो उनको हमें अपने मेन स्ट्रीम में वापस लाना होता है। जोर जबरदस्ती तानाशाही से ये मुमकिन नहीं होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि चीजें बदली हैं, मगर 370 के हटने के बाद जिस विकास के बारे में कहा गया था वो नहीं आया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि केवल भावुकता में बहकर, वो एक निजी पक्ष था उनका, लेकिन उसके अलावा अगर वो विपक्ष के नेता है तो वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे भी हैं, वो जम्मू कश्मीर के नेता भी हैं। और अगर उनका दुख है किसी विषय को लेकर तो उसकी ओर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुनेंगे कि केवल लोगों की आवाजों को दबाकर आप अगर कानून के तहत कुछ करते हैं तो वो सकारात्मक उस प्रकार से नहीं हो सकता जिस प्रकार से वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों को जोड़ा जाए और लोगों को प्यार और भाईचारे से जोड़ा जाए। जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया 14 और 15 अगस्त का, निश्चित तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा से जब से देश आजाद हुआ अपनी घिनौनी कोशिशें करता रहा, मगर हर बार वो नाकाम हुआ। और प्यार और भाईचारे से उस जगह पर जहां के लोग भ्रमित करे जाते थे पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा, उनको हम अपनी तरफ ला रहे थे और धीरे धीरे करके वो आए भी। लेकिन जबरदस्ती करके भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है विकास का, अगर विकास हो गया तो निश्चित तौर पे लोग जो है सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं। वो इस बात को भी कह रहे थे। आपने स्थानीय लोगों की बात कही थी, सुजाता जी का भी जवाब दीजिए, इसके साथ से मेरा सवाल भी ले लीजिए। आपने कहा कि वहां की जनता आप लोगों को बताएगी कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। अब जैसे सुजाता जी ने भी कहा वहां के रहने वाले हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो अगर वो कह रहे हैं तो चिंता का विषय तो है ही है। ये देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब विपक्ष के नेता है राज्यसभा में, और उनकी बातों को सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। अगर उनके पार्टी का नजरिया ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में 1 वर्ष के भीतर या जो भी अपेक्षा, आप पार्टी भूल जाइए ना सहदेव साहब। आप ये सोचिए ना कि वहां का रहने वाला एक व्यक्ति बता रहा है ये चीजें, कि वहां पर ये चीजें नहीं। आपने अभी कहा प्रतुल जी कि वहां की जनता बताएगी कि वहां पर कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां के मुख्यमंत्री रहे थे कभी। मैं बोल लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप अपने प्रश्न कीजिएगा। नहीं, आपने बोला था इसीलिए मैंने आपको आपके शब्द याद दिलाए, बस आप जवाब दीजिए। पैनलिस्ट को भी बोलने का मौका दीजिए। जी, मैंने कहा
कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे उनका जो भी बयान था, आज उस पर जवाब देना मुझे भी समझते, क्योंकि आज उनका पैदल भाषण था। मैंने कहा कि वहां की आवाम बताएगी, वहां की जनता बताएगी, ठीक है वो भी एक रहने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में करोड़ों लोग रहते हैं। और मेरा एक प्रश्न है हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है उनसे कि गुलाम नबी आजाद साहब का कार्यकाल 15 फरवरी को पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये बात कांग्रेस पार्टी पहले से जानती थी कि कश्मीर में विधानसभा अब अस्तित्व में नहीं है, तो उनका रीनॉमिनेशन नहीं होगा। 6 महीने पहले ही राज्यसभा के जो इलेक्शन हुए थे, गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस पार्टी ने रीनॉमिनेट क्यों नहीं किया किसी दूसरे स्टेट में। दूसरा मेरा प्रश्न है कि G23 में जो चिट्ठी लिखा था 23 लीडरों के समूह ने, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी थे, जिन्होंने कांग्रेस की इंटरनल फंक्शनिंग पे प्रश्न उठाया था और सिर्फ 2 बातें कही थी कि CWC में इलेक्शन क्यों नहीं है और कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। तो क्या इसी के कारण उनका फिर से रीनॉमिनेशन 6 महीने पहले नहीं हुआ? 6 महीने पहले जब इतने सारे राज्यसभा सीटों के इलेक्शन हो रहे थे, पूरे राष्ट्र में दर्जनों लोग इलेक्ट हुए, कांग्रेस के अनेक उम्मीदवार इलेक्ट हुए, तो इन्हें पता था कि जम्मू कश्मीर से अब उनका इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अगला मौका जो कांग्रेस के पास आ रहा है वो अप्रैल में है, जब केरला में राज्यसभा के चुनाव होंगे। तो क्या कांग्रेस की प्रवक्ता ये बताने की स्थिति में है? ठीक है, सुजाता जी जवाब दीजिए। इंटरनल डेमोक्रेसी के प्रश्न पहली बात ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, ये आज के विषय से अलग है। लेकिन अगर हम किसी नेता को चुनकर राज्यसभा भेजते हैं और किसी को नहीं भेजते, तो इससे आपको क्या लेना देना हो सकता है? क्या हम सवाल उठाए कि आप आडवाणी जी के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हमने आप पर सवाल उठाया? सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया तो आप भी जवाब दे दीजिए कि आप जिनको भेजते हैं, मुरली मनोहर जोशी हो, जो भी आपके नेता हैं, आप तो उनको जो है अपने मार्गदर्शक मंडली में भेज देते हैं। हम नहीं करते। आपके यहाँ आपके बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वो मुंह भी खोल सके आप लोगों के सामने। सुन लीजिए, मैं तो बोलती नहीं आपके बीच में। जी जवाब आपने मांगा था, जवाब दे रही हैं आप, जवाब तो सुन लीजिए, कम से कम सुजाता जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आप बदल रही है। हाँ ठीक, तो जवाब तो सुन लीजिए, वो कहना क्या चाहती है एटलीस्ट। और वो गोल पोस्ट बदल रही है, आप गोल पोस्ट नहीं बदले। आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे ज्यादा जोर से बोल सकती हूँ, उसकी चिंता ना करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डेकोरम मेंटेन हो। तो पहली बात, मैंने जैसा कहा कि ये कांग्रेस का इंटरनल हमारे पर छोड़ दीजिए कि हम किसको भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते। आप अपने अंदर भेज रहे हैं और लाउड स्पीकर की फिलहाल के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि आज का राज्यसभा का कार्यकाल बेहद गंभीर था। प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए, गुलाम नबी आजाद साहब भी भावुक हो गए, जिस तरीके से उनका 15 तारीख को कार्यकाल भी खत्म हो रहा है अब, तो उसी पर चर्चा रहे तो बेहतर होगा। कौन कितना तेज चिल्ला सकता है, सुजाता जी और प्रतुल जी, तो इस पर चर्चा ना ही हो तो बेहतर है, ये गुजारिश है मेरी। सुजाता जी बात पूरी करें, प्रतुल जी आपके पास आते हैं। जी देखिए, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब वो हमारे बड़े नेता हैं, हमने तो इसमें कभी नहीं कहा कि नहीं है। और देखिए, इनके यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं होती। अगर उनको कोई चीज का डाउट है, अपने संगठन को मजबूत करने की उनकी अगर कोई इच्छा है और उसको वो जाहिर कर रहे हैं, तो उसका स्वागत है। कभी कहा क्या किसी बड़े नेता ने, आपने सुना कि किसी ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया? बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो नाराज हो जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे से ज्यादा है, मगर बोलने की शक्ति नहीं है। लेकिन आज का जो विषय है वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जो बातें आज गुलाम नबी आजाद जी ने कही, और मुझे वो दिन भी याद है जब मैं बहुत छोटी थी और दिल्ली गई और मैंने उनको एक मीटिंग में देखा। छोटी मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग नहीं थी, और किस प्रकार से उनके अंदर इंटेंसिटी थी, पैशन थी कांग्रेस के लिए, किस प्रकार से वो बोलते थे। उनकी बातों को सुनकर उस समय भी लगता था कि कौन है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व वैसा था। और मुझे आज भी याद है कि उनकी बातों को सुनकर उस समय भी मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि मेरी माता जी कांग्रेस की नेता थी। ठीक है, विपक्ष का चेहरा होता है कि वो सरकार की जो खामियां होती हैं उसे दर्शाता है। इसके साथ साथ क्या गुलाम नबी आजाद साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि प्रदेश के अलग झंडे की जो अहमियत होगी वो अब नहीं रहेगी जम्मू कश्मीर में? हमारा तिरंगा शान से वहां पर लहरा रहा है। संसद की ओर से बनाया गया हर कानून
कानून अब वहां की विधानसभा में भी लागू होंगे। इसके साथ साथ अब तक कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती थी वहां की, लेकिन अब सीधे गृह मंत्रालय संभालेगा, केंद्र संभालेगा। तो ये कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, इनका भी जिक्र अगर कांग्रेस करे विपक्ष के तौर पर, अगर मुखर चेहरा इस तरह भी निकल के आए, तो आपको नहीं लगता है तस्वीरें और भी ज्यादा बदल सकती हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहले 14 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता था, जब स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते थे, तो वहां पर 10 दिन तक जाने नहीं दिया जाता था, जब 15 अगस्त को जाते थे, तस्वीरें वहां से बदली। तो कुछ तस्वीरें तो बदली हैं, इससे तो कांग्रेस पार्टी भी डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती है। सुजाता जी। पल्लवी जी, देखिए, जहां तक 370 के हटाने की बात है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इस सरकार ने बिना किसी को बताए किया। तो सरकार अगर सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है, बिना दूसरों को अपने साथ लिए करना चाहती है, तो वो ऐसा दिखाती है जैसे कि हमने किया। तो उन्हें तो हमारे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा ना। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के विपक्ष का लोगों नजर के आना चाहिए ना सुजाता जी। जैसे मैं वही आपसे समझना चाहती हूँ, जैसे गुलाम नबी आजाद ने कहा है ऐसा, तो उन्हें ये सारी चीजें भी बतानी चाहिए थी कि देखिए वहां पर अब तिरंगा हमारा शान से लहरा रहा है, ये अच्छी बात हुई है। वहां पर अब सीधे केंद्र की पकड़ हो जाएगी। जिस तरीके से वहां पर घुसपैठिए ज्यादा होते थे, आतंकी वारदातें ज्यादा घटने लगी थी, गुलाम नबी आजाद ने खैर ये तो कहा कि चलिए ठीक है, अब वहां पर ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें हुई हैं, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को वो भी गिनानी चाहिए कि चलिए ठीक है, देखिए ये भी चीजें की हैं सरकार ने? हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद जी की, और वो आज अपना स्पीच दे रहे थे राज्यसभा में, क्योंकि आज मतलब वो उनका समझ लीजिए कि रिटायरमेंट स्पीच मान लीजिए। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें भी सोच समझ के बोलने की आवश्यकता जाते जाते लेकिन कटाक्ष कर गए वो। ठीक है प्रतुल जी, चलिए ठीक है। सुजाता जी कह रही हैं कि बोलने स्पीच थी, नहीं कर सकते थे इतनी सारी चीजें, वो एक स्पीच होती है, एक दायरा होता है, उतने ही बोल सकते थे। लेकिन जाते जाते उन्हें ये याद रह गया कि 370 जब से आप लोगों ने हटाया तब से विकास ठप हो गया, कटाक्ष कर गए। देखिए, उन्होंने एक बड़ी सच्चाई बताई थी कि 14 अगस्त को ज्यादा भीड़ होती थी, 15 अगस्त को कम होती थी, पर ये किसके कारण होता था? किस पार्टी की अपीजमेंट पॉलिसी के कारण ऐसी स्थितियां थी जम्मू कश्मीर में? ये समझने के लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उनका रिटायरमेंट स्पीच है। तो रिटायरमेंट आदमी जब होता है, जब वो बूट साइन कर देता है, यानी गुलाम नबी आजाद साहब को इन लोगों ने रिटायर कर दिया, सेकेंड इनिंग खेलने का मौका नहीं मिलने वाला। इससे साफ है कि जो 23 नेताओं के समूह के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखा था वो भारी पड़ा, क्योंकि अभी कांग्रेस के नेता ने खुद एडमिट किया कि वो रिटायरमेंट स्पीच था उनका, यानी गुलाम नबी आजाद साहब के राजनीतिक करियर का इन लोगों ने अंत कर दिया। सोचिए कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी जीवंत है कि कोई भी अगर इंटरनल डेमोक्रेसी के आगे बढ़ाने के लिए आवाज अगर उठाता है तो उसे इसी तरीके से रिटायर कर दिया जाता है। बहरहाल गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत ही साहब, और हम हमेशा उनकी कद्र करते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनका हम हमेशा कद्र करेंगे। और जिस तरीके की बात आज उन्होंने कही, यानी आप कहना चाहते हैं कांग्रेस पर जब भी कोई सवाल उठाता है तो उसे पार्टी से दरकिनार कर दिया जाता है। सुजाता जी जवाब। आप जिस व्यक्ति, सुजाता जी आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क टूट चुका है सुजाता जी से, लेकिन प्रतुल जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सुजाता जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रतुल जी, अगर हाल ही में हुए चुनावों को देखें तो बीजेपी का जो चेहरा रहा है वो कम से कम ठीक हुआ है, जो उसकी सुजाता जी से संपर्क हो चुका है एक बार फिर से। सुजाता जी जवाब लेना चाहेंगे? प्रतुल जी माफ करिएगा, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले क्योंकि सुजाता जी आपसे हम जवाब ले रहे थे, प्रतुल जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस के प्रति अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। मुझे कुछ बातें उनकी सुनाई दी थी, कुछ नहीं। जो सुनाई दी मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मैंने रिटायरमेंट स्पीच राज्यसभा में उनके इस कार्यकाल के बारे में बात कर रही हूँ। रिटायरमेंट हर कार्यकाल के बाद आप अगर जो रिव्यू अगर कुछ होता है तो वो बात अलग है। लेकिन मैंने फिर से इनको कहना है कि आप लोगों को मार्गदर्शक मंडली में जब भेजते हैं तो आपके ऊपर क्या हम भी सवाल करें कि आप क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने किसी को मार्गदर्शक मंडली में नहीं भेजा है, क्योंकि हमारे लिए हमारे नेता जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं और वो अपने रोल को बैठकर शीर्ष नेताओं के साथ डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें करना है। तो उस पर इस वक्त अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वो सही नहीं होगा, वो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। और ना मुझे अधिकार है इस बारे में बात करने का और इन्हें तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। प्रतुल जी लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहते हैं, प्रतुल जी जवाब दीजिए।
नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत की हम कदर करते हैं। अगर कांग्रेस कदर करती तो उनके द्वारा दिए गए सुझावों को अमल करती, CWC में इंटरनल इलेक्शंस होते, इंटरनल डेमोक्रेसी इनके यहाँ वाइब्रेंट होती, लेकिन इन्होंने कदर की नहीं। उनके जो सुझाव थे उसे ठंडे ये अपनी पार्टी के बारे में सोचे तो बेहतर होगा ना, दूसरे के घर में ना घुसे। दूसरे की पार्टी को तोड़ने की आदत तो आपको पुरानी है भारतीय जनता पार्टी को, मगर हम नहीं पूछते कि आपके यहाँ तानाशाही चलती है। जब आपके यहाँ अमित शाह जी धक्का मारते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ चलते हुए उनकी वीडियोज वायरल होती है, हम नहीं सवाल करते आपसे, लेकिन आप मजाक का पात्र बन जाते हैं जब आप इस प्रकार से दूसरी पार्टी के अंदर घुसकर सवाल करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे कौन सी डेमोक्रेसी, आप उसकी चिंता ना करें, अपने यहाँ डेमोक्रेसी बना के तो दिखाइए। आपके चलिए ठीक है सुजाता जी, यहाँ पर बात ये हो रही है कि तस्वीरें बदली है 370 के बाद या नहीं बदली है। सुजाता जी अगर गुपकार गैंग गुपकार को छोड़ दे आप चुनेंगे, क्योंकि आप एक राष्ट्र सुजाता जी अगर गुपकार गठबंधन को छोड़ दे, ठीक है सुजाता जी, और उसी से सुजाता जी अगर गुपकार गठबंधन को सिर्फ छोड़ दिया जाए, अगर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें, ठीक है सुजाता जी, तो भाजपा को 4.87 लाख वोट मिले होता अपने वोटर्स के प्रति, क्योंकि उसने चुना होता है प्रधानमंत्री के नाम से उस बिचौलिए को। तो आपने ये जो बिचौलिए का कल्चर शुरू किया है ना, इसको बंद करिए। सुजाता जी चलिए ठीक है, बात ये हो रही है कि 370 के बाद तस्वीरें बदली हैं या नहीं बदली हैं। अगर हम गुपकार गठबंधन को छोड़ दें सुजाता जी, और अगर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो हालिया में जो चुनाव हुए हैं तो भाजपा को अकेले 4.87 लाख वोट मिले हैं और कांग्रेस की बात करें तो मात्र 1,39,00,000 आप लोगों को वोट मिले हैं। क्या कहेंगी? तस्वीरें तो बदली हैं, हालांकि थोड़ी असमंजस की स्थिति थी, गुपकार गठबंधन के साथ आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने झंडा उठाने से मना कर दिया था, तिरंगा उठाने से मना कर दिया था, तो उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं जाना है। देखिए, जहां तक महबूबा मुफ्ती की बात है तो उनके साथ तो गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई और 1989 की बड़ी सारी बातें ये करते हैं, 1989-90 की, उस समय में भी इनके पिताजी के साथ जो इनके समर्थन से बनी हुई सरकार थी वीपी सिंह की, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो गृह मंत्री थे। उनकी बेटी का जब अपहरण हुआ तो इन्होंने साथ दिया था कि किस प्रकार से आतंकवादियों को छोड़ा जाए। तो उस विषय को अगर आपने करना है तो हम करते हैं। और जहां तक वोटों की बात है तो ये जनता का अधिकार है और हम पावर में नहीं है ना, और अगर हम बाहर है तो इसके लिए जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं और हम ग्राउंड पे आकर काम करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी लगातार हमलावर रही थी? बीजेपी लगातार हमलावर रही थी कांग्रेस में। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को खामियाजा इस बात का उठाना पड़ा क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा रहता है, अगर हम जीत जाते हैं तो 370 की बहाली कर देंगे? प्रतुल जी, अब देखिए, ये 370 की बहाली करने वाले लोग हैं, इनसे राष्ट्रीयता और राष्ट्रहित की क्या बात करें। अभी मैं कांग्रेस की नेत्री का सुन रहा था भाषण, उन्होंने कहा कि हम जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। ये सिर्फ गांधी परिवार के प्रति जवाबदेह है। कोई कुछ भी कहे, जो गांधी परिवार कहता है इनके यहाँ वही होता है। आप मोदी जी की चिंता करिए, गांधी परिवार की चिंता करना बंद करिए। ये देश के डीएनए में कांग्रेस है, ये देश जानता है कि कांग्रेस क्या है। आपके बताने से कुछ चीजें नहीं बदल जाती। अरे आप लोग तो एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस को संभालिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग बनाना चाहते हैं इस देश में, ताकि आपकी इस तरह की घटिया राजनीति को समझ सके। और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट खबरदार जो आपने दिया, खबरदार इस तरह की बात की कि कौन राष्ट्रीयता जानता है, कौन राष्ट्रवादी होता है। आप बड़े गद्दार हैं इस देश के अगर आप सवाल उठाते हो। खबरदार जो आपने मेरे राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने की हिम्मत भी करी। पाकिस्तान भी कहता हम कश्मीर में दमन कर रहे हैं। उस परिवार से हूँ जिसने पार्टीशन का दर्द कहा है, मगर अपने दिल के अंदर नफरत के बीज नहीं बोले। क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या मेरे माता पिता थे, उन्होंने मेरे अंदर नफरत के बीज नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन देखा था। वो जानते हैं कि नफरत के बीज से नफरत ही बनेगी। और आप उसी की फसल को काट रहे हैं, मुझे ना समझाए। सरकार पर आरोप लगाया है कि वहां की तस्वीरें नहीं बदली है, विकास नहीं हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। आज की चर्चा भी इसी मुद्दे पर है और बेहतर होगा कि इसी पर है। प्रतुल जी जवाब दीजिए।
देखिए, मैंने कहा ना, सब चीजों का अलग अलग नजरिया होता है। कश्मीर का इतने दिनों तक विकास इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पे ऑडिट भी नहीं हो पाता था। सेंटर से जो असिस्टेंस जाती थी अरबों रुपया, कश्मीर के कुछ 370 और जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसके तहत ऐसे प्रावधान थे। तो अब ये सारी चीज हटा दिए गए। अब जो कश्मीर को बड़े बड़े दावे बीजेपी ने किए थे, ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया सुजाता जी आपसे लेना चाहूंगी। बड़े बड़े दावे बीजेपी ने किए थे 370 हटाने से पहले, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, लगातार आप लोग भी हमलावर रहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, दावे थे। देखिए बहुत बहुत चिंता इस बात की है कि 370 हटा दिया गया है, लेकिन स्थिति को सामान्य नहीं करा जा पा रहा है। जिस दिन स्थिति सामान्य होगी, हम ये चाहते हैं कि वहां पे शांति बनी रहे, क्योंकि आप तानाशाह बनकर हर वक्त आप अभी इंटरनेट इन्होंने ऑन किया है, और मुझे तो ये चिंता है कि जिस प्रकार से किसानों के आंदोलन में ये पाकिस्तानियों की घुसपैठी बता रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत की सरकार वाले विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि नोटबंदी के बाद 2016 में कहा था कि नोटबंदी के बाद पाकिस्तान से आतंकवाद और घुसपैठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह की चीजों, किस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर ऐसा सचमुच में था कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस इस हद तक खत्म हो गया, तो 370 हटाने के बाद इतना समय क्यों लग रहा है वहां पे स्थिति को सामान्य करने के लिए? और स्थिति सामान्य किसके लिए की जा रही है? वहां के लोगों के लिए ना, तो लोगों का विकास नहीं हुआ है, उन्होंने जीत लिया है, ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल और बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का शामिल होने के लिए इस चर्चा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरा न्यूज।